अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। हम चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ जाता है। जब किसी कंपैरिजन में देखिए हम एक्स स्क्वायर -1 को सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं +-1। लेकिन अगर अब हम इसको कंपैरिजन में देखें, हमारे पास जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट अप्लाई करके देख सकते हैं, आपके पास आ जाएगा मैथ एरर। ये चीज हमारे पास मैथ एरर होती है रियल नंबर प्लेन में, अगर हम रियल नंबर्स में काम कर रहे हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सीखना है कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से होते हैं। जरूरत इसलिए पेश आई थी कि हम उन नंबर्स का भी सोल्यूशन दे सके जो कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। एक डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर is an expression in the form x plus iota y where x and y belongs to रियल नंबर। ठीक है, अब x एंड y हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो और किसी भी नंबर को इस तरह i के साथ लिखा जाए तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारे पास। अब हमारे पास जो यहाँ पे खास बात नोट करने वाली है कि ये आई हम साथ क्यों लगा रहे हैं। ये असल में आई नहीं है, इसको हम आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आई नहीं होगा, ये हमारे पास आयोटा रहेगा। अब हमारे पास इसी एक्सप्रेशन में दो तरह के नंबर हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले देखें रियल पार्ट। रियल पार्ट जो है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई का, वो क्या होगा, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आर ई ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमारे पास इसका रियल पार्ट है x। इसी तरह अब अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट देखें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा वाई जो है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में इस फॉर्म से, इमेजिनरी ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू y। ये ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने क्या किया कि जहां पे हमारे पास आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, और आयोटा के बगैर जो नंबर लिखा हुआ है वो हमारा रियल पार्ट होता है। तो ये याद रखिएगा कि आयोटा नहीं, आयोटा के साथ। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं बार बार कह रहा हूँ आयोटा, तो ये जो आय है इसको आपने पढ़ना है आयोटा। तो ये हमारे पास जो है इसके बेसिक्स हैं। अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमें ये देखना है कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए उसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, किस चीज से उसको लेके चलना है, या क्या नाम देंगे। कोई ना कोई नाम दिए जाते हैं हर नंबर को ना, या हमारे पास इसको सेट फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो सेट नोटेशन में अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करूं तो वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह का सी होता है, और इस सेट में तमाम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो x प्लस
आयोटा y की फॉर्म में होते हैं सच डैट एक्स वाई बिलोंग्स टू r। तो ये आपको छोटी सी जो सेट नोटेशन नजर आ रही है, इससे आप सब फैमिलियर होंगे, आप लोगों ने क्लास 10th में सेट नोटेशन पढ़ी है। तो इस सेट नोटेशन में पूरी कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आ गई है। ये कम्प्लेक्स नंबर के तमाम एलिमेंट जो हैं वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होंगे, यानी कि एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। और x और y की जो वैल्यूज हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 1.1 हो सकते हैं, 0, 0.5, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? यूजुअली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट यूजुअली अ complex number with z। हम बहुत सारे कम्प्लेक्स नंबर को z से नाम देते हैं, यानी कि अगर मैं कहूं कि आपके पास z जो भी होगा हमेशा वो जर्नली इस तरह से लिखा जाएगा x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, ठीक है। अब रियल नंबर होते थे, आप लोगों ने रियल नंबर्स को किस तरह से ड्रॉ किया था प्लेन पे, वो आप सबको याद होगा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होती है, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन को इस्तेमाल करना है। जब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक x एक्सिस और y एक्सिस आता था, लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस होगा, यानी कि आपका जो x एक्सिस है वो एक रियल एक्सिस होगा और y एक्सिस जो है वो आपका इमेजिनरी एक्सिस होगा। अब आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो होता है x, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है वो होता है z। तो अब मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी x और y की कोई भी वैल्यू हो, लेट सपोज मैं लेट कर लेता हूँ मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा। आपको पता है कि आप ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे आपके पास 1 होता है, 2, 3, 1 एंड 2। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास कहाँ पे होगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि इसमें x की वैल्यू क्या है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, ठीक है, एंड y की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। तो अब आप देखेंगे x एक्सिस पे 3 यूनिट्स ट्रेवल करेंगे और y एक्सिस पे आप 2 यूनिट्स ट्रेवल करेंगे, तो ये आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे 3, 2। तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन किस प्लेन में? तो इस प्लेन का नाम क्या है हमारे पास? इस प्लेन का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो आपने 10th क्लास में ग्राफ्स पढ़े हैं वो हमारे पास तमाम ग्राफ रियल प्लेन पे थे, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो इस अगर आप देखें तो एक पॉइंट को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, और उससे हमें क्या पता चला है? उससे हमें ये पता चला है कि हम जो है एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में भी, यानी कि we can represent a complex number x plus iota y in ordered pair x y, यानी कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही दूंगा कि अगर एक नंबर आपके पास इस तरह से है 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3, 2। अब मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ नंबर में, तो z1 ये है तो मैं कहता हूँ एक और नंबर है z2, तो वो हो जाएगा, अगर 2 माइनस 3 आयोटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ
2 एंड -3 आयोटा। तो इससे हमें पता लगा कि कॉमा से पहले जो हमारे पास है वो हमारे पास रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉमा के बाद जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है हर नंबर को लिख सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बहुत बड़ी प्लेन है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना ये सबसे बड़ी प्लेन है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सबसेट है वो सबसेट है R, यानी कि रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। इस वक्त मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट है, कोई भी नंबर हो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एवरी रियल नंबर can be represented in the form of कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हम किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखा जाए हमारे पास अगर सिर्फ लिखा हुआ 2, तो क्या मैं इस 2 को नहीं लिख सकता 2 प्लस 0 आयोटा, यानी कि इसका रियल पार्ट तो 2 है लेकिन इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। हमारे पास 5 लिखा हुआ हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 0 आयोटा, यानी इसमें आयोटा का पार्ट 0 है। अब यहीं पे स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इम्पॉर्टेंट नोटेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हमें बताया जाता है कि ये जो आयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास -1 के बराबर होता है, और इसको अक्सर इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कि जब भी आपके पास आयोटा स्क्वायर आए तो वो हमारे पास -1 के बराबर होगा। और एक एमसीक्यूज में आपको बता देता हूँ कि ये किसने नोटेशन दी थी। ये हमारे पास आयलर नोटेशन है, एक मैथमेटिशियन था आयलर, तो ये उसकी नोटेशन है। आयलर्स ने ये नोटेशन दी थी कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आयलर नोटेशन जो है वो यूज की जाती है इस आयोटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये तमाम बातें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की हैं। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे कि अगर हमारे पास जैसे कि 2 था, हमने 2 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से अगर हमारे पास आयोटा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इसको भी लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, यानी इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। अब इसी को मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? 0 एंड आयोटा के साथ नंबर क्या है? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास सिंपली 1 हो तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 0 आयोटा, यानी कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में 1 है और 0। हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में सीखना होगा क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती रहेगी। अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंडीशन फॉर द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि क्या कंडीशन होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल शो करने के लिए। अब हम यहाँ पे कंडीशन लिखने लगे। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब वो क्या कंडीशन है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपैरिजन नहीं कर सकते कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है। लेट्स सपोज वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 है, इसकी फॉर्म होगी लेट्स सपोज x1
आयोटा y1, हम जर्नल अगर इसको रिप्रेजेंट करें, एंड हमारे पास एक z2 हमारे पास एक नंबर है, ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये x1 y1 की जगह कुछ भी हो सकता है। तो इन दो कम्प्लेक्स नंबर को कभी भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि z1 जो है वो बड़ा है z2 से, या हम इस तरह भी नहीं कह सकते कि z1 जो है वो छोटा है z2 से। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो हम उसको कंपैरिजन में नहीं लिख सकते, लेकिन कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। वो कब इक्वल होते हैं हमें वो कंडीशन समझने की जरूरत है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे if both have same real and इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स सेम हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि z1 जो है वो मेरे पास है 3 प्लस 2 आयोटा, एंड z2 मेरे पास है 3 प्लस 2 आयोटा। तो क्या ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल इक्वल हैं। हम कह सकते हैं कि z1 इज इक्वल टू z2। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे पास इसका रियल पार्ट भी सेम है एंड इमेजिनरी पार्ट भी सेम है। इसी तरह से अगर आपसे सवाल किया जाए कि बताएं कि हमारे पास z1 की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा एंड z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा, और आपसे पूछा जाए कि कब ये दो नंबर्स इक्वल होंगे, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए व्हेन z1 इज इक्वल टू z2, z1 की क्या वैल्यू होगी कि ये जो है इक्वल हो जाएं, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि अगर z1 में a की जगह हम 3 लिख दें एंड b की जगह हम अगर 2 लिख दें, तो हम ये कह सकते हैं कि z1 और z2 हमारे पास इक्वल हो गए हैं। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जिनके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम हो। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसके कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है कि हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता है, कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि कॉन्जुगेट लेना कैसे है। आपको ये पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, तो अब इसका कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A conjugate of a complex number, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास z हो तो इसके कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार और z स्टार। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम z बार और z स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब कॉन्जुगेट में फर्क क्या होता है इस बात को ध्यान से देख लें। ये हम डिफाइन करने लगे, डिफाइंड इफ
अगर z हमारे पास x प्लस आयोटा y है, देन उसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, यानी z बार या z स्टार हमारे पास क्या होगा, x माइनस आयोटा y। इसमें आपने गौर इसमें करना है कि हमने जो है क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ चेंज किया है किस चीज को, साइन को, वो भी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के। अगर मैं आपसे कहूं एक नंबर मेरे पास है z इक्वल्स टू 2 माइनस 4 आयोटा, देन हमारे पास इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हमने इमेजिनरी के साइन चेंज कर देने। इस वक्त हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इसके साइन अगर हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 2 प्लस 4 आयोटा, यानी कि अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस करेंगे, आपके पास कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब ज्योमेट्रिकली हमारे पास कॉन्जुगेट क्या बताता है, हम इस चीज को देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली वो हमारे पास क्या बात बता रहा है। ज्योमेट्रिकली conjugate of a complex number के कंजुगेट का जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो होता है, वो हमारे पास एक मिरर इमेज होता है, इज इट्स मिरर। लेकिन अब वो मिरर बनता कहाँ पे है, वो मिरर बनता है हमारे पास अबाउट एक्स एक्सिस। इस चीज को मैं आपकी अपनी बुक से ही रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि आपकी बुक में ये मिरर इमेज किस तरह से बनाई गई है। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि था, यहाँ पे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर रिप्रेजेंट किया गया है वो हमारे पास नंबर z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा है। सबसे पहले इसको प्लेन में बनाया और फिर ये बताया गया है कि z कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा है, और देखिए वो मिरर है, यानी यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा हुआ था, उसकी मिरर इमेज आ गई है, यहाँ पे था और अब इसकी तस्वीर इधर आ गई है, लेकिन देखें किस लाइन को क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्योमेट्रिकली जो कॉन्जुगेट होता है वो मिरर इमेज होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थिंग है वो हमारे पास है मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉडुलस और magnitude of a complex numbers। सबसे पहले तो मैं आपको अगेन बताऊंगा कि उसके रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। A modulus of a complex number is represented with z bars। ठीक है, z bars से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कभी भी आपके पास z के ऊपर बार्स लगी हुई हो तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको ज्योमेट्रिकली भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता क्या है। इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, देन
z modulus is equals to x square plus y square under the root। यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि जब भी हमने मॉडुलस लेना है तो क्या करना है, रियल पार्ट का स्केयर ले लेना है और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर ले लेना है। अब हम ज्योमेट्रिकली हमारे पास एक मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए, हम जो भी मैथ में काम कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई ज्योमेट्री होती है। तो अब हमारे पास ज्योमेट्रिकली मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस एक ओरिजिन से। ओरिजिन से वो डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा ओरिजिन कहाँ पे है। ये जो है हमारा पॉइंट, ये ओरिजिन ओ है। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर हम ले लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। एक्स नॉट और वाई नॉट आपके पास कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। मैंने एक नंबर ले लिया। हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि हम जो है एक्स एक्सिस पे एक्स नॉट और वाई एक्सिस पे वाई नॉट डिस्टेंस ट्रैवल करके इस पॉइंट को बनाएंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास एक्स नॉट है और ये जो है यहाँ पे हमारे पास वाई नॉट डिस्टेंस है। तो ये जो पॉइंट बनेगा हमारे पास ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा एक्स नॉट एंड वाई नॉट। तो हमने क्या अभी लिखा है ज्योमेट्रिकली कि ज्योमेट्रिकली मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब ये देखिए हमारे पास ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसका क्या है, ये इसका मॉडुलस है। ओरिजिन से लेके पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास मॉडुलस है। हमने देखा कि हम मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, तो मैंने लिख दी यहाँ पे z बार्स। अगर हम इसको कंप्लीट करें तो क्या हमारे पास होगा, इसको हम अगर ट्रायंगल को कंप्लीट कर लें तो अगर आप देखें गौर से इसकी एक स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगी और हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक्स नॉट पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता लगा इस पॉइंट का जो y डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का y डिस्टेंस ये एक्चुअल में कितना है। हमें पता है ये डिस्टेंस इसका y नॉट है। ठीक है, ये डिस्टेंस इसका y नॉट है और इस पॉइंट पे जाने के लिए इसका x डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है, ये इसका डिस्टेंस जो है ये हमारे पास x नॉट है। तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया है और हम राइट ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को जानते हैं। तो अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे z मेजर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये काम किया भी होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि वो थ्योरम आपके पास ये था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस राइट ट्रायंगल में हमारे पास अगर आप देखें हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास z मॉड बन रहा है, z मॉड का स्क्वायर। बेस का डिस्टेंस हमारे पास x नॉट का स्क्वायर है एंड परपेंडिकुलर का डिस्टेंस y नॉट का स्क्वायर है। अब हमें तो z नॉट की z एब्सोल्यूट की वैल्यू चाहिए, z बार जो है उसके स्क्वायर की नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर। तो अब अगर आप गौर करें क्या हुआ कि जब हमने मॉडुलस निकाला है तो ये किस पार्ट का स्क्वायर है, रियल पार्ट का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप गौर करें ये जो स्क्वायर है ये इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। तो हम मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्चुअली रियल पार्ट ऑफ a number square plus imaginary part of a number square under the root। हम उसको रूट में
लिख सकते हैं। ये था जी हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस। हमेशा याद रखिएगा ये हमारे पास ओरिजिन से होते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एक थ्योरम है, उसका प्रूफ मैं आपको समझा दूं कि आपकी बुक में एक थ्योरम है, उसका प्रूफ किया गया है, और वो एक्चुअल में थ्योरम हमें क्या कह रहा है, उसको स्टेटमेंट क्या है, वो समझने की ज़रूरत है हमारे लिए। तो ये आपके बुक से मैंने एक थ्योरम ले लिए कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन एब्सोल्यूट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ z इज 0 if and only if z is इक्वल टू 0। अब असल में इस थ्योरम में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, हमने दो स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। जब भी आपके पास थ्योरम आए तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप उसकी स्टेटमेंट को समझें कि असल में वो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और हमें वो क्या कहना चाह रहा है, तभी हम किसी भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें इसका फर्स्ट पार्ट, इसको मैं ना दो केसेस में इसके पार्ट्स लिख देता हूँ। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि अगर z, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा देन एब्सोल्यूट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक पार्ट तो ये है, और दूसरा पार्ट है जी इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 है, देन इफ को पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, दिस डबल एफ के साथ जो इफ होता है, z इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये थ्योरम के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट को मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, तो आप इसके पहले पार्ट का प्रूफ समझें। पहले पार्ट की प्रूफ में क्या है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आपने पढ़ा होगा कि थ्योरम्स किस तरह से होते हैं, इफ से लेके देन तक हमारे पास गिवन होता है। तो गिवन क्या है कि अगर हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हमने प्रूव करना है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमेशा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमें दिया गया है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एज्यूम z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। हमने क्या दिया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रूफ हमने क्या करना है, उसका मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब हमें मॉडुलस भी लेना आता है, देन हम कह सकते हैं कि उसका जो मॉडुलस है वो किसके बराबर होगा। अभी मैंने आपको ऊपर प्रूफ करवाया है कि मॉडुलस जो है वो बराबर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका मॉडुलस आ गया। ओके, अब आपको पता है x और y क्या है, वेयर x and y these are the numbers belong to some real set। ये हमारे पास रियल सेट में से हैं। अब आप मुझे बताएं एक बात कि जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है, हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर लें तो वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि सिंस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लें, 0 का स्क्वायर लें तो वो मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लें कि हम 0 का स्क्वायर लें तो वो 0 ही आएगा। हम नेगेटिव 1 का स्क्वायर लें 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लें 1 आ जाएगा, नेगेटिव 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाएगा। यानी देखें मिनिमम हमारे पास स्क्वायर नंबर जो है वो 0 हो रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने यहाँ पे यही बात लिख दी कि हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह से y भी हमारे पास एक रियल नंबर है,
इसका स्केयर भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों स्केयर्स नंबर हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, हम अगर इनको ऐड करें तो क्या होगा? जब हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये भी ऑब्वियस है कि इनका भी जो सम भी जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास एक रियल नंबर का स्केयर जो है वो हमेशा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। अभी दोनों नंबर का स्केयर वैल्यू 0 है, ये 0 से बड़ी है, तो अगर दोनों नंबर 0 हो तो 0 को 0 में ऐड करें तो 0 ही आएगा, या दोनों नंबर 0 से बड़े हैं तो ऑब्वियसली आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0 से बड़ा नंबर आ जाएगा। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। देखिए, अब एब्सोल्यूट वैल्यू में स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब आपने ये करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या आप सिंपल लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें? जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट, एंड अगर 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या होगा? इस तरह से 0 का स्क्वायर रूट हमारे पास 0 ही होता है, और आपको पता है कि ये सारी वैल्यू ये हमारे पास अब क्या है? एब्सोल्यूट ऑफ जेड। तो अब हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और यही हमारा प्रूफ था कि हमने प्रूफ करना था कि अगर हम एक z को कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलें तो उसके एब्सोल्यूट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाली प्रूफ हो चुकी है। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट जो है वो है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस इज 0। अब हमने दूसरे पार्ट में क्या है कि यहाँ पे इफ लगा हुआ है, जो मेन चीज है वो इफ है। इसका मतलब ये है कि आपने दोनों साइड से प्रूफ करना है। पहले इसको एज्यूम करना है, ये सारी स्टेटमेंट को, ये चीज प्रूफ करनी है, और फिर आपने इस चीज को एज्यूम करके ये प्रूफ करना है। तो कन्वर्ट्स भी आपने प्रूफ करना होता है इस तरह के थ्योरम्स में, जहां पे भी इफ लग जाए। तो अब सेकंड पार्ट का प्रूफ करने लगे हैं हम। नाउ हमने सपोज कर लेना है सबसे पहले, सपोज दैट उसने हमें थ्योरम में कहा था कि सपोज करें कि आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका एब्सोल्यूट अगर इक्वल टू 0 है, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि इसकी z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सॉरी, ये हमने प्रूफ करना है। तो अब देखिए, हमने सपोज कर लिया सबसे पहले कि z एक हमारे पास 0 है और हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। आप ये वाला इम्प्लाइज का निशान लगा सकते हैं, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप इस पे लिख सकते हैं टू प्रूफ z इज इक्वल्स टू 0। अब हमने ये सपोज कर लिया और इसी में हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखें क्या होगा। z का एब्सोल्यूट 0 हमने प्रूफ कर सपोज कर लिया, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या होती है? हमने अभी सीखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है, तो ये चीज़ ये इम्प्लाई करती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू असल में हमारे पास z एक कम्प्लेक्स नंबर था, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये होती है, ठीक है। ये इसने हमें क्या इम्प्लाई किया? अगर हम यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया? स्क्वायर ले लिया ऑन बोथ साइड्स। तो ये मैं यहाँ सामने लिख लेता हूँ कि असल में हमने इस स्टेप में क्या किया है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स की हमने, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि एक नंबर है कि स्क्वेयर्स का सम 0 हो रहा है। तो कब पॉसिबल था? अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट की मिनिमम, स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? जो सबसे कम स्क्वायर नंबर की सबसे कम वैल्यू हमेशा 0 होती है।
सो आप लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड इन दोनों की मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो है, इज जीरो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिनिमम जीरो है। तो कोई भी दो नंबर का स्क्वायर अगर ऐड होके आंसर जीरो ही आ रहा है, इसका मतलब वो अपने मिनिमम पॉइंट पे है। तो हम ये कह सकते हैं विच इज पॉसिबल, कि ये चीज तभी पॉसिबल है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास इनका सम जीरो आ जाए, ओनली अगर इफ x is equals to 0 and y is equals to 0। अब अगर x भी 0 हो गया है, y भी 0 हो गया है, तो क्या होगा? फाइनली हम क्या कह सकते हैं, थस हमने सपोज किया था z जो है वो हमारे पास x प्लस आयोटा y है। अब हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास आंसर आ गया x भी 0 है और y भी 0 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्रूव हो गया है कि जब हम लेके चले थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है, तो हमारे पास z भी 0 आ गया। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, तो हम ये चीज़ प्रूव करेंगे किस तरह से। देखें कि अब हमने कन्वर्स प्रूफ ही करना है, क्योंकि जहाँ पे भी इफ आ जाए तो कन्वर्सली आपने इसका लाजमी प्रूफ करना है, उसके बगैर जो है ना ये इनकम्प्लीट है आपका थ्योरम। सो कन्वर्सली अब आपने सपोज करना है इसका उलट, सपोज z इज इक्वल टू 0, और प्रूफ क्या करना है अब आपने, टू प्रूव z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0। अगर z इक्वल टू 0 है तो ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अभी हमने ऊपर देखा है z 0 तब भी हो सकता है जब x की वैल्यू 0 भी हो और y की वैल्यू 0 भी हो। तो z इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि हमारे पास ये लिखा हुआ है 0 प्लस 0 आयोटा, यानी कि हमारे पास z जो है वो 0 प्लस 0 आयोटा लिखा हुआ है। तो अब अगर हम z अगर 0 है और इसका एब्सोल्यूट लें तो क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इस तरह से हमारा ये जो थ्योरम है ये कंप्लीट हो गया। ये थ्योरम इस टाइम कराने की वजह ये थी कि हमने रिसेंटली पीछे स्टडी किया था मॉडुलस को। तो यहाँ पे हमने मॉडुलस को इस्तेमाल करके थ्योरम किए, और ये थ्योरम आपकी एक्सरसाइज से बिल्कुल पहले दिया गया और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें, जब हमें रियल सेट था हमारे पास, उसमें हम रियल नंबर्स ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते थे, तो हम कॉम्प्लेक्स पे चले गए। तो ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर उसने आई सिर्फ एक लिख दिया x प्लस आयोटा y और आई आयोटा लगाने से उसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। उस कॉम्प्लेक्स सेट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस प्रूव करने पड़े। तो इसमें एडिशन कैसे होगी अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। लेट z1 इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है हमारे पास इस तरह का एलिमेंट होगा, एंड z2 हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह से होंगे। अब हमने ये देखना है कि इन दो नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब इनको ऐड करने का तरीकाकार क्या होगा, z1 प्लस z2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पे इसका सेकंड नंबर लिख लिया। अब एक बात काबिल गौर है, याद रखिएगा कि रियल पार्ट जो है वो सिर्फ रियल में ऐड होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। ये इसमें काबिल गौर बात है कि x1 प्लस x2 आपने करना है, प्लस आयोटा y1 प्लस आयोटा y2। सो x1 प्लस x2 एज इट इज आ गया। आयोटा आप कॉमन ले लें,
y1 प्लस y2। इस तरह से हम एडिशन करेंगे। सिमिलरली हम इसी पैटर्न पे चलते हुए सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। Similarly, we can perform subtraction of two complex numbers। अब मैं आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके दिखा नहीं रहा, वो आप लोग खुद कर लेंगे। सेकंड जो हमारे पास है वो है जी अलजेब्राइक बेसिक ऑपरेशंस में मल्टीप्लिकेशन, कि हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हमें काम आती है। हमारे पास नंबर Z1 एंड Z2 वही हैं। अब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, Z1 डॉट Z2। अब जो है वो डॉट आपको मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करेगा। इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 एंड Z2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। अब आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन जैसे यूजुअल सीखी भी होती है, उसी तरीके से होगी कि पहले फर्स्ट नंबर को हम सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम सेकेंड नंबर को सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस I इंटू आई स्क्वायर देन y1 एंड y2। एक बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि जहां पे भी आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाए, आपने वहां पे -1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब आप देखें, आपके पास यहाँ पे आयोटा आ गया, उसका स्क्वायर है एक्चुअली, तो इसलिए हम यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और हम क्यों कर रहे हैं, आपने ये बात सामने बतानी होती है कि आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सिंपली सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ -y1 y2, और मैं आयोटा कॉमन ले लूँ जिसमें आयोटा आ रहा है x1 y2 प्लस x2 y1। ये हमारे पास जनरली हम किस तरह से काम कर रहे हैं वो सब कुछ परफॉर्म हो रहा है। मेन एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो होती है जी डिवीजन। हम डिवीजन किस तरह से करेंगे, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए आप सब जब भी डिवाइड करते आए हैं तो कैसे करते आए हैं, मैं आपके लिए मिसाल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज आपने ऐसा किया कि 6 को डिवाइड किया 2 से रियल नंबर्स में, या आपने 4 को डिवाइड किया 3 से। कभी भी आप लोग इस तरह नहीं कर सकते कि 6 को आप डिवाइड कर दें 2 + 3 से, दो अलग अलग नंबर पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास Z1 हमने जो सपोज किया था वही लेके चलेंगे, x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। अब देखिए नीचे इसी तरह से, जैसे भी मैंने आपको बताया, आप 6 को 2 + 3 पे डिवाइड नहीं कर सकते, दो नंबर है, लेकिन आप 6 को 2 पे कर सकते हैं, 6 को 3 पे कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे, लेकिन हम सिंगल नंबर पे डिवाइड करना जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, इसको एक सिंगल नंबर बनाना।
अब डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंगल नंबर बनाने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, रैशनलाइज करना, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल रैशनलाइजेशन नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने अपने डिनोमिनेटर को, यानी कि जो फ्रैक्शन का निचला पार्ट है, डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसके कॉन्जुगेट से आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, तब आपके पास इसकी रैशनलाइजेशन हो जाएगी। सो लेट्स सपोज हम इसको डायरेक्ट अगर कर लें, आपको पता है कि कॉन्जुगेट में मैंने बताया है पीछे अभी कि क्या होगा, हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेने इसके कॉन्जुगेट से। तो अब आपको पता है कॉन्जुगेट में हमारे पास जो है वो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। और साइन किसके चेंज होते हैं, ओनली इमेजिनरी पार्ट के। अब हम यहाँ पे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन को यूज करेंगे कि ये वाला नंबर जो है हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले दो नंबर्स किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे ये हम अभी मल्टीप्लिकेशन में सीख चुके हैं, लेकिन नीचे वाले नंबर्स पे अगर गौर करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप लोग इस फॉर्मूला को यूज करें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा y2 का स्क्वायर। ऊपर वाले नंबर इसी तरह रहेंगे क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको आ गई है ऊपर। नीचे वाले नंबर्स के साथ हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे कि x1 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा y2 एंड आपको मैंने जैसा कि बताया था कि हमने क्या करना है, जहां पे भी आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पे हमने -1 डाल देने हैं, ये चीज यूज करनी है। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस आयोटा y2 एंड x2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y2 स्क्वायर। ये सारा हमारे पास क्या आया, z1 एंड z2 को डिवाइड करने के बाद। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने जो है इवेलुएट कर ली है कि जब भी हम z1 को डिवाइड करते हैं z2 पे तो क्या होता है, देखें z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के कॉन्जुगेट के साथ, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है, अगर आप गौर करें तो ये z के मॉडुलस का स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि z का मॉडुलस जो है वो क्या होता है, z2 का मॉडुलस क्या होगा, क्योंकि हमने z2 जो है वो हमारे पास x प्लस x2 प्लस आयोटा y2 है, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर दी
रूट, और अगर हम इसकी दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि जब भी दो नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चीज हमने यूज करनी है कि नीचे वाले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले के स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट से डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम आपकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। आपकी बुक में एक्सरसाइज है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ईच एंड एवरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ये हमारे पास इस बुक की एक्सरसाइज 1.1 है और ये हमारे पास उसके प्रॉब्लम नंबर 1 के पार्ट्स हम जो है एवेलुएट करने लगे हैं। लेट्स सपोज हम सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखिए i टू द पावर 31, जैसा कि हमने पीछे देखा है कि i की पावर 2 भी आ जाती है तो हम उसको 2 नहीं रहने देते, -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो i की पावर 1 के अलावा हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसकी पावर्स को ब्रेक करना है। और हमने देखा कि जब भी ये 2 आता है, आयोटा की पावर 2 आती है जब भी, तो हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। हम आयोटा की पावर का वैल्यू, आयोटा की पावर 2 की वैल्यू जानते हैं और हम आयोटा की वैल्यू जानते हैं जो कि रूट ऑफ -1 होती है। तो इसलिए हमने हर सवाल को आयोटा की जितनी मर्जी बड़ी पावर हो, हमने इस तरह से कर देना कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। अब आयोटा की पावर 30 है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 30 के करीब तरीन कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 पे डिवाइड हो जाए, क्योंकि हम इस चीज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। रूट हमारे लिए सूटेबल नहीं है, बार बार रूट लेना पड़ेगा। तो 2, इसकी पावर 2 है, तो हम ये देखेंगे कि आयोटा की 31 के नजदीक कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 2 पे डिवाइड हो जाए। तो मैं लिख सकता हूँ आयोटा 31 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ आयोटा टू द पावर 30 + 1। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी x टू द पावर n मल्टीप्लाई हो रहा हो x टू द पावर n के साथ, तो क्या होगा, आप इसकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती थी। यहाँ पे देखें रिवर्स प्रोसीजर करेंगे, पावर्स ऐड हुई हुई है विद सेम बेस, तो हम इसको मल्टीप्लाई में अलग कर देंगे। अब इसके बाद क्या हो रहा है, आयोटा की पावर 2 कितने टाइम्स 30 होता है, 15 टाइम्स, एंड आयोटा सिंपली आ गया। अब फर्दर हम इसको लिख सकते हैं कि आयोटा पावर 2 जो है वो हमें पता है -1 है, एंड 15 टाइम्स आयोटा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास एक नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर आ जाए तो आप नेगेटिव बाहर निकाल देते हैं और उस नंबर के ऊपर पावर अप्लाई कर देते हैं। अब 1 की पावर 15 जो है वो तो 1 ही रहेगा, टाइम्स iota, -1 multiply iota. So this means what? Finally we got I to the power 31 is equals to -iota. ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम था। अब हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है, आपकी बुक के प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया अगर पावर ऑड हो जाए, अब यहाँ पे क्या है, आयोटा की पावर नेगेटिव आयोटा की पावर 6 एक इवन नंबर है। पावर अगर इवन नंबर हो तो नेगेटिव खत्म हो जाता है और पावर सिर्फ उस नंबर पे अप्लाई कर देते हैं। तो नेगेटिव हमेशा एब्जॉर्ब कर देते हैं, सॉरी नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर देते हैं इवन नंबर। तो ये बात आपने याद रखना है, इवन पावर always absorbs the negative साइन, वो नेगेटिव साइन के एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, यानी कि आप इसको इस तरह से आम अल्फाज में कह सकते हैं, गायब कर लेगी। अब 6 जो है हमारे पास 2 पे डिवाइड होता है, तो इसलिए 2 3 टाइम्स 6 और -1 की पावर 3। तो इससे हमें क्या पता लगा कि माइनस आयोटा पावर 6, आप कोशिश करेंगे कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो -1 की पावर 3 जो है वो -1 आंसर आ जाएगा।
मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मसला ना हो। अब आपके पास थर्ड प्रॉब्लम है, आपकी बुक के फर्स्ट प्रॉब्लम का पार्ट 3 है, सॉरी। सबसे पहले इसको और से देखिए तो आपके पास एक नेगेटिव पावर में आई हुई है चीज। तो क्या हम इसको -1 -13/2 है, इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है पावर, सो आयोटा 2 टाइम्स -13/2, ये वाला पावर इस पावर को कैंसल आउट कर देगा और हमारे पास बच जाएगा आयोटा टू द पावर -13। अब हमें क्या करना है, आयोटा टू द पावर -13 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम, आपने पढ़ा होगा मैथ में कि आपके पास अगर x टू द पावर -m हो तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x टू द पावर m। यानी कि जब आप शिफ्ट करते हैं अपने बेसिस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, आप साइन चेंज कर देते हैं। अब 13 के करीब तरीन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास सॉल्व हो सकता है 2 पे, यानी कि डिवाइड हो सकते हैं 2 पे। तो हमें पता है आयोटा 12 टाइम्स आयोटा, डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया। और आयोटा 12 जो है वो हमारे पास होता है आयोटा 2 टाइम्स 6 एंड आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है और -1 की पावर एक इवन नंबर आ गई है, तो ये हो जाएगा 1/आयोटा। तो इस वक्त हमारे पास क्या हुआ कि जब हमने -1 टू द पावर -13/2 को सॉल्व किए, हमारे पास आंसर आ गया 1/आयोटा। लेकिन आयोटा हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है डिनोमिनेटर में। आप देखें जितने भी हमने पीछे सॉल्व किए उसमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ सकते। हमने कोई भी ऐसा कम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा। हमने जब भी कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो उसकी फॉर्म पढ़ी है x प्लस आयोटा वाई, यानी आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। तो हमें इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखना है। जब भी देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने क्या करना था, आपने ये करना था अभी जैसे कि मैंने पीछे किया कि अगर आपको z1 एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करना है तो आपने ये करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, और नीचे आपने इसके कॉन्जुगेट, सॉरी इस नंबर के एब्सोल्यूट के स्क्वायर ले लेने। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसी नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ 1/, एक्चुअल में हमारे पास लिखा हुआ है 0 प्लस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसी नंबर को हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉन्जुगेट में हम इसके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर इस वक्त z1 की जगह हमारे पास वही नंबर है, हम सिर्फ नीचे वाले को देख रहे हैं। और हमने क्या करना है, हमने इसको डिवाइड कर देना है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर से। तो 0 प्लस आयोटा का एब्सोल्यूट क्या आएगा, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमें सिर्फ उस पार्ट का स्क्वायर लेना होता है, ना कि आयोटा का। और जब हम यहाँ पे इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली 1 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास 1 आता है। तो डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। So finally we can say -1 to the power -13/2 is equals to 1 multiply 0 minus iota, and the final answer is minus iota, because 0 1 times is 0 minus 1 times iota is equals to -iota। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आपकी बुक का नेक्स्ट प्रॉब्लम पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आपकी बुक का ये आ गया। देखिए अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर का रूट कुछ आ रहा है, कुछ रूट सा बन रहा है, थर्ड रूट। इसको अभी हम फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि 2/-1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं,
एंड दिस शुड बी 3/2। अब आपका क्या होगा जी, ये 2 जो है इस 2 को काट देगा, आयोटा पावर 3 बच जाएगी। एंड देन आपने इसको ब्रेक करना है आयोटा पावर 2 टाइम्स आयोटा में, एंड आयोटा स्क्वायर इज अ -1 टाइम्स आयोटा, दिस इज इक्वल टू 2 ओवर नेगेटिव आयोटा। अब अगेन नीचे 0 आ गया। तो अब क्या हो सकता है कि हम लिख सकते हैं ये जो 2 ओवर नेगेटिव आयोटा है ये एक्चुअल में 2 ओवर 0 माइनस आयोटा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज कर दें और इसी नंबर के एब्सोल्यूट के स्क्वायर ले लेना है। तो इस नंबर का एब्सोल्यूट क्या क्या होगा, सबसे पहले इस नंबर का एब्सोल्यूट देखें, 0 माइनस आयोटा का एब्सोल्यूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इस वक्त -1 है, -1 का स्क्वायर, और आप अगर इसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर ले लें तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसका आंसर 1 आ जाता है। तो अब आपके पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई आयोटा, सो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 2 आयोटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो ये आ गया। अब अगर आप देखें इसको, आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स ऐड हुई हुई हैं। तो मैं आसानी के लिए ये करता हूँ हमेशा कि इसको ब्रेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आयोटा टू द पावर 23 को फाइंड करता हूँ। अब आपको पता है सबसे करीब 22 और प्लस 1, सो आयोटा टू द पावर 22 टाइम्स आयोटा। अब 22 2 पे डिवाइड होता है, 2 टाइम्स 11 टाइम्स आयोटा, और ये आपके पास -1 टू द पावर 11 है। क्योंकि हमारे पास 11 एक ऑड नंबर है तो पावर इसी तरह से रहेगी और नेगेटिव साइन आ जाएगा। और ये हमारे पास, आप कैलकुलेटर यूज करें -1, आपने कैलकुलेटर में जब भी लिखना है -1 डालने से पहले ब्रैकेट डालनी है, फिर -1 लिखना है एंड देन ब्रैकेट अप्लाई करके पावर लगाएं। अगर आप कैलकुलेटर में विदाउट ब्रैकेट्स -1 की पावर 11 लिखेंगे तो आपके पास आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो आपने हमेशा ब्रैकेट्स को यूज करना है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास, तो हमें पता लग गया I to the power 23 is actually equals to -I, and now iota to the power 58, this is already divisible on 2, ये 2 पे डिवाइड होता है, ठीक है। अब आप देखें 2 कितने टाइम्स जो है हमारे पास 58 आता है, ये हमारे पास 229 टाइम्स होता है। अब हमने आयोटा की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर लिया एंड 29 आ गया। यहाँ पे देखें अगेन ये एक ऑड नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं ओनली -1। देन अगेन I to the power 21, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 1, I to the power 20 times I means iota, sometimes I called I and sometimes I called iota, so iota to the power 2 times 10 iota, okay, so -1 to the power 10 टाइम्स आयोटा। अगर अब आपने ब्रैकेट ना लगाई तो आपके पास आंसर जो है कैलकुलेटर में -1 ही आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखें एक इवन पावर है तो नेगेटिव हमेशा एब्जॉर्ब हो जाता है, 1 बचता है एंड देन आयोटा, और ये आपके पास आंसर में सिर्फ आयोटा आ गया। अब इन 3 नंबर्स को हमने अलग अलग इवेलुएट कर लिया है, तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं जो इनकी वैल्यूज हैं। हमेशा कोशिश करें कि अपने सवाल को ब्रेक करके करें, इस तरह आपकी गलती के चांसेस कम होते हैं। इसकी वैल्यू थी नेगेटिव आयोटा, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट हम इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं, तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है -1 एंड देन आखिरी क्या है पॉजिटिव आयोटा। नेगेटिव आयोटा पॉजिटिव आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो हमारे पास फाइनल जो आंसर बचेगा वो -1 बचेगा। यहाँ पे हमारा
पार्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं प्रॉब्लम नंबर 1 के। अब